सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ समझा दिया था। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ। इसमें सबसे पहले अतिरिक्त प्रश्न आपको लिखना है जो 1 नंबर के हैं। 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। दूसरा प्रश्न है कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे कल्पनादर्श कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलावों का वर्णन करो। उत्तर है प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। दूसरा पॉइंट है लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे ही इसकी नीतियां तय करेंगे। तीसरा प्रश्न है औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। इसका उत्तर है श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति इत्यादि। अगला प्रश्न है उदारवाद का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है उदारवाद यानी लिबरेशन। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। इसका उत्तर है उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अगला प्रश्न है शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखो। शुल्क संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट है मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। अगला प्रश्न है रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। इसका उत्तर है रूढ़िवादी राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। उसके बाद कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। इसका उत्तर है कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इस वर्ग के सदस्य साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। दूसरा पॉइंट है वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। इसके बाद प्रश्न है ज्यूसेप्पी मैथिसनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। इसका उत्तर है ज्यूसेप्पी मैथिसन ने निम्नलिखित 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। पहला है मैसेई में यंग इटली और दूसरा वन में यंग यूरोप। अगला प्रश्न है कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। इसका उत्तर है 1832 की कस्तूनतूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कर मान्यता दी। इसके बाद प्रश्न है रूमनीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसका उत्तर है रूमनीवाद एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत का राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अगला प्रश्न है कैराल कोरपिस्की का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताइए। उत्तर है केलार कोरपिस्की ने राष्ट्रीय संघ का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेंस और मजर्जुरका जैसे लोक नृत्यों का राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। इसके बाद है ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख जातीय समूह कौन से हैं। इसका उत्तर है अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश थे। अगला प्रश्न है उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखिए।
इसमें पहला बिंदु है महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, और दूसरा बिंदु है उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया, शिरकत की या भाग लिया। इसके बाद प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे? इसका उत्तर है मैरियन, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ये फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह मतलब एक चिन्ह थे। जर्मेनिया का अर्थ बताइए। जर्मेनिया का अर्थ है जर्मन राष्ट्र का रूपक। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राज्य आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान इत्यादि थे। उसके बाद प्रश्न है जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, उसे जनमत संग्रह कहा जा सकता है। अभी मैंने आपको एक नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर बताए। अब आप 3 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर देखिए। ये आपकी किताब में नहीं दिया गया है, ये अतिरिक्त प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं, इसलिए आपको कॉपी में ज़रूर लिखना है। 3 नंबर वाले प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है राष्ट्र राज्य के 3 विशेषताएं बताइए। इसमें राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं बताना है। इसमें पहली विशेषता है इसमें जनता को अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। दूसरी विशेषता है सभी नागरिकों के समान कानून बनाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और वे इसकी नीतियाँ तय करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी सेना का शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण क्यों बन गया? इसका उत्तर है फ्रांसीसी सेना की शुरुआती उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण बन गया, क्योंकि जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच में जबरन भर्ती इत्यादि प्रमुख कारण थे। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के राजनैतिक उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप से एक सेंसर सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। उसके बाद प्रश्न है 1830 में फ्रांसीसी विरोध के 3 परिणामों की व्याख्या करो। इसमें पहला है 1830 में फ्रांसीसी विरोध के परिणाम स्वरूप बूर्बो राजा उन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता पर बहाल किया गया था। उन्हें अब क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। दूसरा है फ्रांस में सत्ता जब लुई फ्लिस को सौंपी गई थी, तब ये क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड के विचारों की 3 बिंदुओं में विवेचना कीजिए। पहले बिंदु है जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। दूसरा है राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती है। तीसरा है स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने के उद्देश्य से केवल प्राचीन भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्र संदेश देना था। इसके बाद के प्रश्न के उत्तर आपके पेज नंबर
28 पर आपके प्रश्न दिए हुए हैं किताब में। इसका उत्तर मैं आपको भेज रही हूँ, आपके स्क्रीन पर है। आप इसको कॉपी में लिखेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं भेज रही हूँ, आपको इसको कॉपी में लिखना है। आपकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, इसलिए आपको कॉपी में लिखना अनिवार्य है। आप कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद इसको याद करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको भेज रही हूँ। इसके साथ ही आपका पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट हो गया।